अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपके पास नेग्लिजेंस। ठीक है, ये सवाल बहुत दफ़ा आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर, तकरीबन हर साल ये सवाल आता है इसमें से। ठीक है, जो सवाल जिस पेज के ऊपर आता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। हर चीज़ इसी टॉपिक के अंदर, इसी वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। देन एट द एंड मैं पास्ट पेपर आपको दिखाऊंगी, और वो पास्ट पेपर जब आप देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है, पेपर में जिस तरह से सवाल ये पूछा गया है मैंने वो चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास एक ओवरव्यू बन जाए टॉपिक का। सबसे पहले होगी डेफिनेशन, हम देखेंगे जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी। एक आप जनरल डेफिनेशन कवर करोगे, दूसरी आप लीगल डेफिनेशन कवर करोगे। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड आउटलाइन आएगी जिसके अंदर हम एलिमेंट्स नेग्लिजेंस के देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन, ठीक है, और डैमेज हम देखेंगे। देन आपके पास आएगी थर्ड आउटलाइन जिसके अंदर आप क्या चीज़ें देखोगे, असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, और वो असेंशियल कंपोनेंट्स जो इसके 4 हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस आप हम देखेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस, ये भी आपसे सवाल पूछा गया है, डिफेंस पे भी पूछा गया है। एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आपके पास होती क्या है। ठीक है, हमने नेग्लिजेंस की डेफिनेशन और देखना है, फिर उसके बाद हमने कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को देखना है और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। देन एट द एंड कंक्लूजन। एक और तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है, वो मैंने एंड पे लिखा है ये। इस तरह से आपको ये एक दफ़ा सवाल पूछा गया कि रेस इप्सा लिक्विडेटरी नेग्लिजेंस, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं, और एग शेल स्कल रूल की सिग्निफिकेंस हम बताएं। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये पास्ट पेपर के अंदर जब मैंने देखा फिर मैंने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी जो हम डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड आपका कंक्लूजन होगा। आपको यहाँ तक किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही, वीडियो को दोबारा से प्ले करें और फिर देखिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ गई है आपके पास डेफिनेशन। नेग्लिजेंस बेसिकली रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर समवन फेल्स टू एक्ट विद लेवल ऑफ केयर एंड दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सिचुएशन। अब दो तरह के लोग हैं, एक है जिम्मेदार शख्स और एक है गैर जिम्मेदार शख्स। दोनों में जो ज़िम्मेदार शख्स है उसको पता है मैंने इस सिचुएशन के अंदर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी, और दूसरा वो इंसान है जो उसको जितनी केयर के साथ वो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। दिस इज़ बेसिकली नेग्लिजेंस। अगर आपको इसकी एग्जांपल देखनी है, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ़ यू आर होल्डिंग अ कप ऑफ हॉट टी एंड एक्सीडेंटली स्पिल इट ऑन समवन बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, दिस माइट बी कंसीडर नेग्लिजेंस। ठीक है, क्योंकि एक रीज़नेबल पर्सन वो केयरफुल होता कि उसने अपनी हॉट कॉफ़ी जो है, जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल अपने हाथ में एक कॉफ़ी पकड़ी है, आप उसे पी रहे हो, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं ये चेक कर लूँ कि ये गर्म है या नहीं है, और आपने उसकी भर ली घूंट। जब आपने घूंट भरी और वो इतनी गर्म थी कि आप उसको पी नहीं सके, तो आपने फ़ौरन से उसको थूक दिया आपके जो सामने पर्सन था। ठीक है, अब ये आपकी लापरवाही है। ठीक है, ये आपकी लापरवाही है, क्योंकि अगर आप लापरवाह ना होते तो आप पहले चेक करते। रीज़नेबल एक समझदार इंसान पहले चेक कर लेता कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए इसको पीने से पहले। इस तरह ये थी इसकी जनरल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ और इसको रीड आउट भी करूँगी। is defined as a failure to meet the standard of care that a reasonable person would have in a given situation which result in harm or injury to another person। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक समझदार इंसान, रीजनेबल इंसान पहले सोचता कि उसने केयर के साथ वो काम करना है, लेकिन आप वो ड्यूटी ऑफ केयर को परफॉर्म नहीं कर सके, उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आगे मज़ीद भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, ये लिखने की यहाँ पे बेशक आप ना लिखना, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू देना है अगली आउटलाइन का, ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। ड्यूटी ऑफ केयर, यू मस्ट शो दैट द डिफेंडेंट, मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, हैड लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट केयरफुली टूवर्ड द प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ क्या है। प्लेंटिफ क्या है, दो तरह के लोग हैं। अब आपको ये चीज़ प्रूफ भी करना पड़ेगी। ये ड्यूटी ऑफ केयर होता है कि मेरी ये लीगल ड्यूटी है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको ठीक पढ़ाऊँ।
ठीक है, टीचर का यही काम है ना कि वो आपको ठीक चीज़ें बताए। या फिर आप अगर कहीं जा रहे हो स्टोर से कोई चीज़ खरीदने, तो ये स्टोर वालों की ड्यूटी है कि वो आपको कोई एक्सपायर्ड चीज़ ना दे। ये ड्यूटी ऑफ केयर स्टोर वालों की है। ड्यूटी ऑफ केयर मतलब लीगल ऑब्लिगेशन है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यू नीड टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट फेल टू मीट दिस ड्यूटी ऑफ केयर, और आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि जो गलती यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर यानी उनकी जो लीगल एब्लिगेशन थी, वो जो डिफेंडेंट है वो अपनी वो ड्यूटी प्रूव नहीं कर सका है। कॉजेशन, यू मस्ट शो दैट दिस ब्रीच ऑफ ड्यूटी डायरेक्टली कॉज द हार्म, कि यानी ये जो भी उसने अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। फिर जो प्लेंटिफ है यानी जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें वो प्रूव करना पड़ता है कि वाकई उन्हें एक्चुअल नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। अब आपको इसके लिए ये एग्जाम्पल पढ़ लो, इसको पढ़ोगे तो आपको एक सिनेरियो मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको इजीली समझ सकोगे। अब क्योंकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बताऊँ। एलिमेंट्स आपके हो गए हैं, मैंने ऊपर आपको ओवरव्यू बता दिया है। मज़ीद आप इसको यहाँ से डिटेल के अंदर पढ़ना चाह रहे हो तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया है, डैमेज का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, एस्टेब्लिशिंग ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब आपको शो करना पड़ेगा कि जिसको आप नेग्लिजेंस का एक्यूज़ कर रहे हो उसकी ये ड्यूटी भी थी कि उसने केयरफुली आपकी तरफ जो है वो एक्ट करना है, ठीक है। एस्टेब्लिश करिए, देखिए कि वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है वो मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी कब होगा, जब डिपेंडेंट जो है वो अपने क्राइटेरिया जो भी था स्टैंडर्ड ऑफ केयर का उसको मीट नहीं कर सका है, ठीक है, रीज़नेबल। तो आपको इसको भी डिटरमिन करना पड़ता है। मज़ीद डिटेल के अंदर आप देख सकते हो, इफ़ अ ड्राइवर इज़ टैक्सिंग वाइल ड्राइविंग एंड हिट्स अनदर, दे हैव ब्रीच देयर ड्यूटी बिकॉज अ रीज़नेबल ड्राइवर, वो जो है वो रोड पर गाड़ी चलाते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करता, ठीक है। फिर आपने उसको लिंक को शो करना है कि उसकी इस लापरवाही की वजह से आपको ये नुकसान पहुंचा, ठीक है। फैक्चुअल कॉजेशन, प्रूव दैट द हार्म वुडंट हैव हैपन इफ नॉट फॉर, मतलब आपने ये भी प्रूव करना होता है। एक होता है फैक्चुअल कॉजेशन, एक होता है लीगल कॉजेशन। आपको प्रूव करना है कि अगर ये ना हुआ होता तो फिर क्या होता। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर ने उस टाइम ना फ़ोन यूज़ कर रहा होता, टेंशन पे करता, तो हो सकता है एक्सीडेंट ना होता। लीगल कॉजेशन, प्रूव दैट द हार्म वाज अ फोर्सेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर जो है वो गाड़ी में टैक्स कर रहा है तो एक बंदे के जहन में आ जाता है ना, यार तुम्हारा ध्यान फ़ोन की तरफ है, आगे रोड की तरफ देखो, किसी गाड़ी के साथ ना ठोक देना। तो ये लीगल कॉजेशन है। दो तरह की कॉजेशन होती है, एक फैक्चुअल और एक लीगल। If you slip on a wet floor in a store because the store owner didn't clean it up and break your leg, you must show that the wet floor directly caused your, मतलब अगर आप किसी स्टोर में मॉल में चल रहे हो, वहाँ पे पानी था, उस पर स्लिप होके आप गिर गए, तो ये भी आप उसके खिलाफ मतलब आप नेग्लिजेंस का कर सकते हो कि ये उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरी जो है वो टांग टूटी है, इस वजह से उसका ये जो है वो कसूर है। प्रूविंग एक्चुअल डैमेज, और ये भी वही एलिमेंट कि आपको डैमेज बताना पड़ेगा कि वाकई जो आपको नुकसान हुआ है उसका एविडेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आउटलाइन है डिफेंस। When someone is accused of negligence, there are several defense they can use to reduce or eliminate, कि उनके ऊपर जो लाइबिलिटी आ गई है, या तो वो उसको कम कर सकते हैं या तो वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके जो है वो बहुत सारे सेवरल डिफेंसेस हैं। Contributory negligence. What does it mean? Contributory negligence occur when the plaintiff, ठीक है, is also partially at fault for the harm they suffer। क्या होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब है कि जब किसी नुकसान, जिस बंदे को, जिस तरह रोड पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं, अभी सिग्नल नहीं है कि आप जो पैदल चल रहे हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला गया। अब वो जब चल रहा है तो ये उसकी भी गलती है कि वो अगर गाड़ी के साथ हिट हुआ है, पीछे से गाड़ी तेज़ी से आ रही है, तो गलती अगर उसकी है तो गलती तुम्हारी भी है। तुम रोड के सेंटर में क्या लेने गए जब तुम्हें पता था यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। तो दिस इज़ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आप इसको मज़ीद व्हाट इट मीन्स, हाउ इट वर्क्स और इसकी एग्जांपल देके इसको मज़ीद लंबा कर सकते हो।
कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगी। व्हाट इज कंपैरेटिव नेग्लिजेंस? इज अ डिफेंस वेयर द फॉल्ट इज डिवाइडेड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम दो बात कर रहे थे और वो दोनों ही बातें थी, एक जिसने नुकसान पहुंचाया, दूसरा जिसको नुकसान पहुंचा, दोनों का बराबर ही कसूर था उस नुकसान में। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है आपके पास प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस और एक है मॉडिफाइड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। ठीक है, प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस, द प्लेंटिफ कैन रिकवर डैमेजेस रिकॉर्डलेस ऑफ देयर, कि कितना भी उसका नुकसान है ना, तो जिसको नुकसान पहुंचाया वो अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, प्लेंटिफ कैन ओनली रिकवर डैमेजेस इफ देयर फॉल्ट इज लेस देन द सर्टेन, यानी 50% या 51% से कम है तो तब ही वो अपने जो डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये जो इसकी टाइप्स थी और इसका ये मतलब था। उसके बाद है अकोमुलेशन ऑफ रिस्क। इसका क्या मतलब है? अकोमुलेशन ऑफ रिस्क इज अ डिफेंस वेयर द डिफेंडेंट argues that the plaintiff knowingly and voluntarily accepted the risk and associated with the particular activity। इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इफ समवन चूजेस टू पार्टिसिपेट इन अ डेंजरस स्पोर्ट, जिस तरह अब स्काई डाइविंग है, बहुत सारे लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्म फिल करके कि अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसके खुद जिम्मेदार होते हैं, और फिर जब वो नुकसान होता है तो वो फिर उन्होंने अपनी पहले से जिम्मेदारी ले ली होती है ना, तो ये एजम्पशन ऑफ रिस्क है। अब डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सवाल आपसे पूछा गया, आपने नेग्लिजेंस के बारे में बताना है डेफिनेशन, फिर आपने बताना है कि ये बेसिकली डिफेंडेंट के कंडक्ट पर फोकस कर रहा होता है, कंट्रीब्यूटरी में दोनों का होता है, और प्लेंटिव जिसको नुकसान होता है उसके कंडक्ट के ऊपर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, और फिर आपने प्योर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो ऊपर पड़ा है और कंपैरेटिव नेग्लिजेंस इसके बारे में बात कर देनी है, तो यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दफ़ा सवाल आपसे ये भी पूछा गया है कि आप बताइए सिग्निफिकेंस क्या है रेस इस्पा लिक्विडेटर की और एग शेल स्कल रोल की। रेस इस्पा लिक्विडेटर इज अ latent term which means that the thing speaks for itself. In negligence case, this principle is used when the cause of harm is so obvious that it does not, मतलब बहुत औक़ात ऐसे नुकसानात होते हैं जो डायरेक्टली आपको बता रहे होते हैं कि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिस तरह किसी ने ऑपरेशन करवाया डॉक्टर से और डॉक्टर सर्जरी के दौरान अपनी कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर भूल जाए, तो ये डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी साइड पे एग शेल स्कल रूल की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये होता है इफ़ यू इंजर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हार्म यू कॉज इवन इफ द पर्सन इज मोर फ्रेजाइल। मतलब मेरे सर में थोड़ी सी पहले से चोट लगी हुई थी और तुमने आके बिल्कुल हल्का सा ही मेरे सर पे इस तरह हाथ लगाया और मुझे मज़ीद उसमें दर्द शुरू हो गई और मेरी कंडीशन और ख़राब होगी, तो फिर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा हार्म तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस कंडीशन को मज़ीद ख़राब करने के लिए जो पहले से ख़राब थी, इसका ये मतलब है। अब हम इसके पास्ट पेपर के सवालात देख लेते हैं जो पास्ट पेपर में पूछा गया। सबसे पहले 2023 के अंदर ये सवाल था, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस इप्सा एंड लिक्विडेटर एंड एग शेल स्कल रूल इन द नेग्लिजेंस। ठीक है, ये मैंने आपको एंड पे बता दिया है, इसको किसी न किसी तरह से रिलेट करके लिख लेना। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है नेग्लिजेंस बताएं और रिक्वायरमेंट्स बताएं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो डिफाइन एंड एक्सप्लेन और इसके एसेंशियल्स भी हमने कर लिए, किस तरह से ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से डिफरेंट है। फिर उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया है वेरियस डिफेंसेस इन डिफेंस लिखने हैं आपने, वो भी आपका क्लियर हो गया है। फिर एक और सवाल आया है डिफाइन नेग्लिजेंस एंड एलेबोरेट द करंट प्रिंसिपल टू एस्टेब्लिश ड्यूटी ऑफ केयर, ये भी आपका कवर हो गया है। लिहाजा इससे समझ ये आती है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं अगर आप वो कर लोगे तो हर तरह के सवाल की डायमेंशन आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।